गुजरते रोज, न हमसे हम है तुम पर, मरने वालों में हमारा नाम। एक ऐसे अदाकार जिनकी एक हिट फिल्म ने रिकॉर्ड बना दिया। धीरे धीरे हारे बादल, धीरे हारे बादल, और भारतीय सिने जगत में 1 करोड़ कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल में। इन अभिनेता ने 6 दशक तक भारत के रुपहले पर्दे पर राज किया और हर दौर में कई सुपरहिट फिल्में दी। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। वो कलाकार जो अपनी उत्कृष्ट गायन क्षमता और करिश्माई अभिनय के दम पर भारतीय फिल्म जगत के पहले नायक बन गए थे। राग हो कोई मिलन का, सुख से भरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अदाकार कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहते थे और एक अनोखे हादसे के कारण स्टार बन गए। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, फिर कौन किसी। क्या आप सोच सकते हैं कि हीरो बनने के बाद टूट गई थी इस फिल्मी सितारे की शादी और उनके परिवार में मच गया था कोहराम। जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे, चली रे मेरी नाव चली रे। और क्या आप यकीन करेंगे कि वो अपने सफल अभिनय करियर के अलावा होम्योपैथी के एक महान चिकित्सक और एक भावुक चित्रकार भी थे। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। तो कौन थे ये कलाकार, क्या था इनका असली नाम, आगे चलकर फिल्मी दुनिया में ये किस निक नेम से जाने गए और क्यों इस फिल्मी सितारे ने अचानक अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया था? क्या है इस लेजेंडरी एक्टर की पूरी दास्तान, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं श्वेता जया। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्मी सितारे की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। अशोक कुमार उर्फ कुमुदलाल गांगुली का जन्म 13 अक्टूबर सन 1911 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में भागलपुर बिहार में हुआ था, जो तब बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ करता था। इनके पिता कुंजलाल गांगुली पेशे से वकील थे, जबकि इनकी मां गौरी देवी एक गृहिणी थी। ये अपने माता पिता की 4 संतानों में सबसे बड़े बेटे थे। इनके 2 छोटे भाई और एक बहन थी। इनकी इकलौती बहन सती देवी उनसे कुछ साल छोटी थी और इनके 2 छोटे भाई कल्याण गांगुली और आभास गांगुली, जिनको आप अनूप कुमार और किशोर कुमार के नाम से जानते हैं। बड़े भैया, सवेरे से 3 मुर्गियां खा चुके हो, हजम कैसे करोगे? क्या कहा, 3 मुर्गी? ये फिल्मों में अभिनय और प्लेबैक सिंगर के रूप में बहुत मशहूर हुए। ये दोनों इनसे उम्र में लगभग 16 साल छोटे थे। अशोक कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की, जहां इन्होंने पिता के कहने पर वकील बनने के लिए अध्ययन किया। हालांकि इनका मन कभी कानून की पढ़ाई में नहीं था। कुमुद गांगुली की रुचि सिनेमा में अधिक थी, जिसमें इन्होंने एक तकनीशियन के रूप में काम करने का सपना देखा था। भाई बहनों में सबसे बड़े अशोक कुमार बचपन से ही फिल्मों में काम करके शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचना चाहते थे। कुमुदलाल के पिता चाहते थे कि वो वकील बने और हालांकि कुमुदलाल अपनी लॉ परीक्षा में असफल हो गए और घर में पिता की डांट से बचने के लिए मुंबई में अपनी बहन के पास रहने के लिए आ गए। कुमुदलाल की बहन सती देवी की शादी बहुत कम उम्र में शशधर मुखर्जी से हुई थी, जो मुंबई के चेंबूर इलाके में रहते थे और एक फेमस फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के तकनीकी विभाग में वरिष्ठ पद पर काम करते थे। उनके अनुरोध पर 30 के दशक की शुरुआत में उन्हें बॉम्बे टॉकीज में प्रयोगशाला सहायक के रूप में नौकरी मिल गई। इसके अलावा कुमुदलाल ये नौकरी भली भांति करते रहे और उन्हें ये काम दिलचस्प लगा, जो लॉ कॉलेज के मामले में नहीं था। शशधर मुखर्जी के कहने पर कुमुदलाल ने अपने पिता को भरोसा दिलाया कि वो एक वकील के रूप में सफल नहीं हो पाएंगे और प्रयोगशाला सहायक के रूप में जीवन यापन करेंगे।
कुमुदलाल ने लगभग 5 वर्षों तक लैब असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। अशोक कुमार का फिल्मी करियर मुख्य रूप से अचानक एक घटना से शुरू हुआ। 1936 में बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन के फिल्म जीवन नैया की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के हीरो नजमुल हसन अपनी सह कलाकार देविका रानी के साथ भाग गए, जो बॉम्बे टॉकीज के करोड़पति मालिक हिमांशु रॉय की पत्नी थीं। देविका रानी बाद में अपने पति के पास वापस लौट आई थीं, मगर हिमांशु रॉय ने इस घटना के कारण नजमुल हसन को फिल्म से बाहर निकाल दिया और कुमुदलाल को उनकी जगह लेने का आदेश दिया। ये बात उन्होंने अपने फिल्म निर्देशक फ्रांज ओस्टेन की सलाह को न मानते हुए निर्णय लिया, क्योंकि निर्देशक फ्रांज ओस्टेन को लगता था कि कुमुदलाल के पास एक्टिंग का कोई तजुर्बा नहीं है और न ही इनका चेहरा फिल्म के लिए कुछ खास है। हिमांशु रॉय ने कुमुदलाल को फिल्मी नाम अशोक कुमार दिया था। मैं ऐसे रस्म रिवाज को नहीं मानता। फेरों से पहले दुल्हन से न मिलो, चाहे वो मरी चाहे उसकी हालत। अशोक कुमार, जैसा कि अब तक उनको कुमुदलाल गांगुली के नाम से जाना जाता था, उन्होंने न चाहते हुए भी साल 1936 की फिल्म जीवन नैया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इनके विवाह का किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। दरअसल अशोक कुमार ने इंटरव्यू में बताया था कि उस दौर में माना जाता था कि वेश्याएं हीरोइन बनती हैं और उनके दलाल हीरो बनते हैं। जब अशोक कुमार के हीरो बनने की खबर घर खंडवा पहुंची तो वहां हंगामा मच गया। मां का रो रो कर बुरा हाल था, पिताजी परेशान थे। ऐसे में जब हीरो बनने की खबर फैली तो उनकी तय शादी भी टूट गई। वैसे बाद में युवा अशोक कुमार की शादी उनके अपने बंगाली ब्राह्मण समुदाय और समान पारिवारिक पृष्ठभूमि की लड़की शोभा कुमारी से साल 1936 में हुई थी, जो उनके माता पिता द्वारा सामान्य भारतीय रीति रिवाजों में तय की गई थी। उनका विवाह एक सामंजस्यपूर्ण और पारंपरिक था। अशोक कुमार एक बेटे अरूप गांगुली और 3 बेटियों के माता पिता थे, जिनके नाम भारती, रूपा और प्रीति गांगुली हैं। अरूप कुमार गांगुली ने केवल एक फिल्म में काम किया था। वो साल 1962 की फिल्म बेजुबान में नायक के रूप में दिखाई दिए, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने कॉरपोरेट जगत में अपना करियर बनाया। उसी वर्ष फिल्म अछूत कन्या में देविका रानी के साथ उनका काम हिंदी सिनेमा के शुरुआती दिनों का उत्कृष्ट अभिनय था। मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे, उस समय कुछ फिल्मों की तरह फिल्म अछूत कन्या एक सुधारवादी कृति थी, जिसमें एक ब्राह्मण लड़के को भारतीय समाज में तथाकथित अछूतों की लड़की से प्यार हो गया था। भगवान, तुमने मुझे भी अछूत क्यों न बनाया? अछूत कन्या की अपार सफलता ने अशोक कुमार और देविका रानी को उस दौर की सबसे लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी के रूप में स्थापित किया। मैं तो हूँ छोरा, तू तो है। इसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्में की, जिनमें साल 1936 की फिल्म जन्मभूमि, साल 1937 की फिल्म इज्जत और फिल्म सावित्री, साल 1938 की फिल्म वचन और फिल्म निर्मला शामिल हैं। बोलो सजनी बोलो, चंदा को देख क्यों। अब तक ये सभी फिल्में बॉम्बे टॉकीज फिल्म कंपनी की बनाई हुई थीं। उनकी देविका रानी के साथ आखिरी ऑन स्क्रीन जोड़ी साल 1941 की फिल्म अनजान रही। मेरे जीवन के पथ पर छाई ये कौन, पूनम की चांदनी, जिसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता ने ऑन स्क्रीन जोड़ी का अंत कर दिया। देविका रानी 40 के दशक तक बड़ी स्टार बन चुकी थीं, जबकि अशोक कुमार उनकी अपेक्षा अभी छोटे थे। उन्होंने देविका रानी को छोड़ अब दूसरी फिल्म अभिनेत्री लीला चिटनिस के साथ काम करना शुरू किया। लीला चिटनिस एक ऐसी अभिनेत्री थीं जो उम्र के साथ साथ कद में उनसे बड़ी थीं। साल 1939 की फिल्म कंगन, साल 1940 की फिल्म बंधन और फिल्म आजाद के साथ बैक टू बैक सफलताओं ने अशोक कुमार को एक लोकप्रिय अभिनेता बना दिया।
साल 1941 की फिल्म झूला की सफलता, जिसमें उन्होंने लीला चिटनिस के साथ शानदार अभिनय किया था, उन्हें उस युग के सबसे भरोसेमंद अभिनेताओं के रूप में स्थापित कर दिया। चल चल रे नौजवान, चलो संग चले हम, दूर तेरा गाँव। इसके बाद उन्होंने ज्ञान मुखर्जी द्वारा निर्देशित साल 1943 की फिल्म किस्मत, जिसमें अशोक कुमार को भारतीय सिनेमा में पहली बार एंटी हीरो के रूप में दिखाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सभी मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ दिए। चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो। माफ करो भैया, माफ करो। किस्मत बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। किस्मत की सफलता ने अशोक कुमार को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया। धीरे धीरे आरे बादल, धीरे आरे बादल। इस फिल्म ने कोलकाता के चित्रा सिनेमा हॉल में लगभग 4 वर्षों तक लगातार चलने का रिकॉर्ड बनाया। उस समय उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि अपने प्रशंसकों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। फिल्म किस्मत की सफलता के बाद अशोक कुमार उस युग के सबसे भरोसेमंद सितारे बन गए, जिन्होंने साल 1944 की फिल्म चल चल रे नौजवान, साल 1946 की फिल्म शिकारी और साल 1947 की फिल्म साजन, 1949 की फिल्म महल जैसी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की। बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय की मौत के बाद 1943 में अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज को छोड़ फिल्मिस्तान स्टूडियो चले गए। वर्ष 1947 में देविका रानी के बॉम्बे टॉकीज छोड़ देने के बाद अशोक कुमार ने बतौर प्रोडक्शन चीफ बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले कई फिल्मों का निर्माण किया। इसी दौरान बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले उन्होंने 1949 में प्रदर्शित सुपरहिट फिल्म महल का निर्माण किया। उस फिल्म की सफलता ने अभिनेत्री मधुबाला के साथ साथ पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। अशोक कुमार को अब फिल्म निर्माता उस दौर की अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी लेने लगे थे। साल 1950 की फिल्म संग्राम और समाधि में अभिनेत्री नलिनी जयवंत के साथ और फिल्म मशाल में अभिनेत्री सुमित्रा देवी के साथ अशोक कुमार ने काम किया। जब तुमसे हमारे और हमसे तुम्हारे हो, थोड़े से दिन से कितने प्यारे। उस दौर की इनकी सबसे सफल फिल्म साल 1951 की फिल्म दीदार थी, जिसमें इन्होंने दिलीप कुमार के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई थी। न हमसे हम है तुम पर मरने वालों में हमारा। उन्होंने कंपनी के अंतिम वर्षों के दौरान बॉम्बे टॉकीज के लिए कई फिल्मों का निर्माण किया। देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे सितारों की युवा पीढ़ी के आगमन के बावजूद अशोक कुमार साल 1951 की फिल्म अफसाना, 52 की फिल्म नौबहार, साल 1953 की फिल्म परिणीता और फिल्म बंदिश जैसी हिट फिल्मों के साथ युग के सितारों में से एक बने रहे। सब जलती हैं लता, सब जलती हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, तुम दुबली पतली सुकट्टियों से प्यार करूंगा। मैं तुम्हें आज अपने मन की बात बताऊं। उन्होंने 1958 की क्लासिक फिल्म हावड़ा ब्रिज से अधिक परिपक्व भूमिकाओं की ओर रुख किया और इस फिल्म में भी ये दोबारा से अभिनेत्री मधुबाला के साथ नजर आए। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा। 50 के दशक में बॉम्बे टॉकीज से अलग होने के बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और जुपिटर थिएटर को भी खरीद लिया। अशोक कुमार प्रोडक्शन के बैनर तले इन्होंने सबसे पहली फिल्म समाज का निर्माण किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से असफल रही। इसके बाद इन्होंने अपने बैनर तले फिल्म परिणीता भी बनाई। लगभग 3 वर्ष के बाद फिल्म निर्माण क्षेत्र में घाटा होने के कारण इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दी। 1953 में प्रदर्शित फिल्म परिणीता के निर्माण के दौरान फिल्म के निर्देशक बिमल रॉय के साथ इनकी अनबन हो गई थी, जिसके कारण इन्होंने बिमल रॉय के साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन अभिनेत्री नूतन के कहने पर अशोक कुमार ने एक बार फिर से बिमल रॉय के साथ 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदिनी में काम किया। ये हिंदी फिल्म के इतिहास में आज भी क्लासिक फिल्मों में शुमार की जाती है। मैं बंदिनी की आती, मैं संगिनी हूँ साजन की।
1967 में प्रदर्शित फिल्म ज्वेल थिफ में अशोक कुमार के अभिनय का नया रूप दर्शकों को देखने को मिला। इस फिल्म में ये अपने सिने करियर में पहली बार खलनायक की भूमिका में दिखाई दिए। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एक प्रिंस की तरह। ये मेरा हवाई जहाज है, ये मेरी दौलत है। अभिनय में आई एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए अशोक कुमार ने खुद को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। साल 1960 की फिल्म कानून में एक न्यायाधीश, साल 1963 की फिल्म बंदनी में एक बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी, 1963 की फिल्म मेरे महबूब में एक देखभाल करने वाला भाई, साल 1964 की फिल्म चित्रलेखा में एक बुजुर्ग पुजारी, साल 1970 की फिल्म जवाब में एक शातिर जमींदार और साल 1971 की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में एक अपराधी का रोल कर इन्होंने कई तरह की भूमिकाएं निभाई। इनमें 1968 में प्रदर्शित फिल्म आशीर्वाद खास तौर पर उल्लेखनीय है। फिल्म में बेमिसाल अभिनय के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म में इनका गाया हुआ गाना रेलगाड़ी रेलगाड़ी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। अशोक कुमार ने 20 वर्षों की अवधि में अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ लगभग 17 फिल्में की, जिनमें साल 1952 में फिल्म तमाशा से लेकर साल 1971 की फिल्म पाकीज़ा तक शामिल हैं। इन्होंने 1950 के दशक के मध्य से अंत तक कई फिल्मों में सिगरेट पीने वाले अपराधी या पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई, जो कि अलग अलग फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं थीं। 1960 के दशक तक अशोक कुमार ने खुद को चरित्र भूमिकाओं पर स्विच किया। इन्होंने पिता, चाचा या दादा की विभिन्न भूमिकाएं निभाई, जो हमेशा टाइप कास्ट नहीं होने के लिए सावधान रहे। बेटा, मैं तो समझता था तुम फॉरेन से आए हो, फिर कोई अंग्रेज बन गए होगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, तुम पर वहां का कोई असर नहीं हुआ। अशोक कुमार ने 60 और 70 के दशक में कई सुपरहिट और चर्चित फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें 68 की फिल्म आशीर्वाद, जिसके लिए इन्होंने साल 1969 में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, साल 1970 की फिल्म पूरब और पश्चिम, 1972 की पाकीज़ा, 1975 की फिल्म छोटी सी बात और 1980 की फिल्म खूबसूरत शामिल हैं। कहा जाता है अशोक कुमार और प्राण सबसे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने साल 1951 से 1987 तक एक साथ 27 फिल्मों में काम किया और साथ में 20 सुपरहिट फिल्में दी। बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे। फिल्म पूरब और पश्चिम, विक्टोरिया 203, चोर घर के चोर, चोरी मेरा काम, अधिकार, मान गए उस्ताद जैसी फिल्में प्रमुख हिट रहीं। गली गली में घुसकर हम ढूंढेंगे छुप छुप कर, मार के मुर्गे तोड़ के अंडे। इन्होंने 1970 और 1980 के दशक में कई फिल्मों में शशि कपूर और राजेश खन्ना के साथ काम किया और उनकी फिल्मों में मुख्य सहायक अभिनेता के रूप में नजर आए। इन्होंने साल 1980 और 90 के दशक में कम फिल्मों में अभिनय किया और कभी-कभी टेलीविजन पर भी दिखाई दिए। सबसे प्रसिद्ध टीवी शो हम लोग की एंकरिंग की और अविस्मरणीय बहादुर शाह जफर में शीर्षक चरित्र के रूप में दिखाई दिए। अशोक कुमार ने प्रसिद्ध जासूसी टीवी धारावाहिक तहकीकात के 3 एपिसोड में विजय आनंद और सौरभ शुक्ला के साथ अभिनय किया। अशोक कुमार ने साल 1987 के बाद अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, क्योंकि 13 अक्टूबर इसी तारीख को इनके छोटे भाई जाने माने सिंगर किशोर कुमार का निधन हार्ट अटैक के चलते हो गया था। अशोक कुमार की आखिरी फिल्म साल 1997 की फिल्म आंखों में तुम हो में थी। अभिनय के अलावा वो एक उत्साही चित्रकार और होम्योपैथी के चिकित्सक भी थे। एक योग्य होम्योपैथ डॉक्टर के रूप में अशोक कुमार ने चमत्कारिक इलाज के लिए ख्याति अर्जित की। बॉम्बे टॉकीज में काम करते हुए निर्माता के रूप में अशोक कुमार ने देवानंद को साल 1948 की फिल्म जिद्दी में ब्रेक दिया और अभिनेता प्राण तब एक संघर्षशील कलाकार थे। उनको उस युग के प्रमुख खलनायकों के रूप में स्थापित किया। साल 1949 की फिल्म महल, जिसने 50 के दशक की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला की करियर की शुरुआत की थी, फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला लता मंगेशकर का नाम अब तक की जानी मानी युवा गायिका की करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था। आएगा
उन्होंने लगभग 275 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 30 से अधिक बंगाली नाटक किए। पर्दे के बाहर अशोक कुमार एक फिल्म समीक्षक और असफल फिल्म निर्माता रहे, मगर अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज में अपने सहायक ऋषिकेश मुखर्जी के गुरु की भूमिका भी निभाई, जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा के महान निर्देशकों में से एक बने। वो 50 के दशक के अंत में एक होनहार युवा निर्देशक शक्ति सामंता के लिए भाग्यशाली शुभंकर थे, जिन्होंने साल 1956 की फिल्म इंस्पेक्टर, 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज और फिल्म डिटेक्टिव के साथ हिट की एक श्रृंखला दी। शक्ति सामंत ने 60 और 70 के दशक में कई हिट फिल्में दी, जिन्हें आज भी क्लासिक हिट माना जाता है। अशोक कुमार ने अपने छोटे भाइयों अनूप कुमार और किशोर कुमार के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया, जबकि अनूप कुमार को साल 1958 की फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे, बम 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 यहाँ चलती को गाड़ी। किशोर कुमार फिल्म अभिनेता और जाने माने गायक बने। यकीनन किशोर कुमार आज भाइयों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। अशोक कुमार ने अपने बाद के करियर में जिस विशिष्ट शैली और तौर तरीकों को अपनाया, वो अभी भी मिमिक्री कलाकारों के बीच बेहद लोकप्रिय है। जरूर मलिए और पालने में सुला के लोरी गाई है। अरे मूंछ दाढ़ी निकलाई मुस्टंडों की, अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। वैसे तो अशोक कुमार के पूरे फिल्मी करियर में बहुत से पुरस्कार हासिल हुए, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, मगर कुछ उनमें से प्रमुख हैं। साल 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साल 1962 में फिल्म राखी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार, इसी साल भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार, साल 1966 के फिल्म अफसाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार, साल 1969 की फिल्म आशीर्वाद के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, साल 1988 में सिनेमाई उत्कृष्टता के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, साल 1996 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 1995 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार और वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें अवध सम्मान दिया गया। अशोक कुमार का 90 वर्ष की आयु में मुंबई में 10 दिसंबर 2001 को चेंबूर स्थित उनके आवास पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें महत्वाकांक्षी अभिनेताओं की कई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में वर्णित किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इनके बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि हम उसे अपने अगले वीडियो में डाल सकें। तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।